नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बात तो बेहद साफ है कि इस देश में आज की तारीख में ऐसा कोई एक भी नेता, बड़ा नेता विपक्ष का नहीं बचा होगा जिसकी फाइल ईडी के दफ्तर में, सीबीआई के दफ्तर में, इनकम टैक्स के दफ्तर में ना खोली गई हो। आप यूं कह सकते हैं कि जिस भी बड़े नेता से मोदी जी या शाह साहब को खतरा है, उसके घर पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स कोई ना कोई तो ज़रूर पहुंची है। अब मिसाल के तौर पर सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द जो लोग हों, बिजनेसमैन हो, या फिर बिहार में अगर आप चले जाइए तो क्या जेडीयू का नेता, क्या लालू का परिवार, चाहे तेजस्वी हो, उनकी बहनें हों, माता हों। अगर आप महाराष्ट्र चले जाइए तो फिर एनसीपी है, या फिर शरद पवार के लोग हों, या उद्धव ठाकरे के लोग हों। कहीं भी दक्षिण में चले जाइए तो स्टालिन, और अगर आप तेलंगाना हैदराबाद चले आइए तो केसीआर, उनकी बेटी, उनकी भी घेराबंदी हो रही है। अब सवाल इस बात का है कि चुनाव में जब 1 साल बचा है, 2024 में 1 साल बचा है या उससे भी कम, अब क्या ये जो छापेमारी चल रही है, इससे क्या मोदी जी को चुनाव में फ़ायदा होगा, या फिर इस छापेमारी से, इन छापों से मोदी जी को नुकसान होगा? और या यूं कहें कि ईडी और सीबीआई के अलावा अब मोदी जी के पास कोई हथियार नहीं बचा है। अब बिहार में नीतीश हो गए, लालू हो गए, नाक में दम कर रखा है, तो ईडी और सीबीआई के अलावा मोदी जी करेंगे तो क्या करेंगे? या अगर केजरीवाल की घेराबंदी करनी है दिल्ली में, तो फिर कहीं ना कहीं ईडी का इस्तेमाल या सीबीआई का करना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो इंतहा है छापेमारी की, ये इस कदर बढ़ चुकी है कि दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि अभी उद्धव ठाकरे की एक रैली हुई थी रत्नागिरी में, खेड़ में। और ये जो रैली थी, इसमें आप कह सकते हैं कि इससे बड़ी रैली महाराष्ट्र में हुई नहीं पिछले कुछ सालों में। और ये खबर दिल्ली दरबार तक पहुंची। और उसके बाद उस रैली के पीछे कौन कौन लोग थे? उसमें एक साहब ये अनिल परब थे, ये उद्धव ठाकरे के बड़े खास हैं। अब इनके एक बिजनेस पार्टनर हैं सदानंद कदम, हालांकि वो भी शिवसेना से जुड़े हैं, उनका परिवार। तो फिर सोचा ये गया कि भाई, ये रैली कामयाब करने के पीछे जो लोग हैं, या उद्धव ठाकरे की जो बढ़ती शोहरत है, उस चिराग की लौ को कैसे कम किया जाए। तो आज सुबह सुबह ईडी ने सदानंद कदम, जी हाँ, वो बिजनेसमैन जो उद्धव ठाकरे गुट के करीब है, उनकी गर्दन पे हाथ रख दिया। इंतहा ये है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मोदी जी, ये जो छापेमारी तेज कर दी गई है, ये कोई बुझता दिया है जिसकी लौ फड़फड़ाने लगी है, लौ तेज हो गई, ये बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है दोस्तों कि कहीं ना कहीं एक असहजता है। समथिंग इज़ एबनॉर्मल इन इंडियन पॉलिटिक्स। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये साहब इमरजेंसी जैसे हालात हैं, पब्लिक के लिए नहीं लेकिन लीडर्स के लिए, और ख़ासकर अपोजिशन लीडर्स के लिए। लेकिन हालात तो अपोजिशन लीडर के लिए इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के टाइम पे भी ख़राब थे, पब्लिक तब भी नहीं छुई गई थी। सवाल ये है कि क्या ये इमरजेंसी जैसे हालात हैं? अब हमारे जो एक्सपर्ट हैं, टाइगर और अनुराग चतुर्वेदी, 40 साल का तजुर्बा है, उनकी सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अघोषित आपातकाल की स्थिति देश में है। 2014 से तो लग रहा था कि ये थोड़ा सा उपयोग कर रहे हैं, आटे में थोड़ा नमक ज्यादा हो रहा है, अब तो शुद्ध नमक का आटा गूंथा जा रहा है। 20-20 साल पुराने मुकदमे निकाले जा रहे हैं, 20-20 अच्छा, साल। मुझे एक बात बताइए दीपक भाई, कोई भी आदमी इतना भी सेंसिबल, जिसके ऊपर 3-4 बार सीबीआई की रेड हो चुकी होगी ये लैंड फॉर स्कैम में, वो कोई डॉक्यूमेंट्स और पैसा अपने घर में रखेगा? कोई चीज रखेगा, ट्रेल रखेगा अपने घर में? कि सिर्फ गुजरातियों के पास ही अकल है, बाकी लोग सब बेवकूफ है? अब टाइगर को हम सुनेंगे, अनुराग जी को सुनेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आप भी सोच रहे होंगे कि भाई, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे वजह क्या है जो रोज़ रोज़ की छापेमारी हो रही है। सीबीआई और ईडी के इंस्पेक्टर और ऑफिसर विपक्ष के हर नेता के हर दरवाजे पे पहुंच रहे हैं, इसकी क्या कारण क्या हो सकता है? मोदी जी यूँ तो बहुत समझदार हैं और पॉलिटिकली बहुत श्रूड हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब दोस्तों, अगर इसका जवाब मैं ढूंढूं तो एक जवाब ये है कि बीजेपी ने अभी हाल में एक सर्वे कराया, इंटरनल सर्वे। और जाहिर तौर पे इस तरह के सर्वे की जब निगेटिव रिपोर्ट आती है तो गोदी मीडिया में नहीं आते। ये जो सर्वे है
इस सर्वे का जो लब्बो लुआब है, इसका जो निष्कर्ष है इस सर्वे का, वो सर्वे कहता है कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में जो बड़े स्टेट्स हैं, बिग स्टेट्स, सिर्फ और सिर्फ 4 हैं जहां बीजेपी मजबूती से खड़ी है। यूपी नंबर 1, 80 सीटें हैं। गुजरात मोदी जी का अपना स्टेट है, 26 सीटें हैं। राजस्थान, वहाँ पर थोड़ा सा गहलोत साहब की सरकार जो कांग्रेस की थोड़ी हिली हुई है, बड़ी तैयारी भी हो रही है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी है, 25 सीटें हैं वहाँ पर। और मध्य प्रदेश जो पुराना गढ़ रहा है आरएसएस और भाजपा का, जहाँ 29 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर ये जो 4 बड़े स्टेट है, और इसमें मैं नॉर्थ ईस्ट के स्टेट नहीं गिन रहा हूँ, मेघालय, मिजोरम नहीं गिन रहा हूँ, त्रिपुरा नहीं गिन रहा हूँ, 1-1, 2-2 वाले राज्य नहीं गिन रहा हूँ, उत्तराखंड भी नहीं गिन रहा, और ना ही हिमाचल प्रदेश गिन रहा हूँ, ना ही दिल्ली गिन रहा हूँ। बिग स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, 4 हैं। सीटें कितनी हैं? 160। अब कहाँ बीजेपी 300 का टारगेट ले रही है और कहाँ वो 160 के मैदान में खेल रही है। मुझे लगता है कि ये एक कारण है जहाँ बीजेपी की जो मशीनरी है वो बिहार में फोकस कर रही है, महाराष्ट्र में फोकस कर रही है, तेलंगाना में फोकस कर रही है, उन जगहों पर फोकस कर रही है जहाँ बीजेपी को लगता है कि उसकी नाव टकमका रही है। और ये एक कारण है। हालांकि दूध का दूध और पानी का पानी तो हमारे एक्सपर्ट्स करेंगे, तो उनसे समझते हैं कि अंदर अंदर दिल्ली दरबार में क्या चल रहा है। और मोदी जी और अमित शाह क्या वाकई बेचैन है? समय नहीं लूंगा, सीधे चलते हैं टाइगर के पास, अनुराग चतुर्वेदी जी के पास। टाइगर, पहला सवाल, ये जो छापेमारी है अक्रॉस द स्टेट्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेजस्वी यादव पर फोकस है या लालू यादव पे फोकस है, ऐसा नहीं है। जो भी विपक्ष में है और जो भी चुनौती देने की स्थिति में है, जो भी बीजेपी के वोट में सेंध लगाने की हैसियत रखता है, वहां वहां ईडी और सीबीआई पहुंच रही है। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो केसीआर हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो फिर आप कह लीजिए एनसीपी हो, चाहे वो आपने शिवसेना को तो देख ही लिया टूटते हुए। ये जो एक दौर है, ये क्या जता रहा है कि मोदी जी कहीं ना कहीं तिलमिलाए हैं, बौखलाए हैं, और क्या 2024 का सफर मुश्किल हो रहा है उनके लिए कि विकल्प के तौर पे अब सीबीआई और ईडी है। देखिए दीपक जी, ये अघोषित आपातकाल की स्थिति देश में है। 2014 से तो लग रहा था कि ये थोड़ा सा उपयोग कर रहे हैं, आटे में थोड़ा नमक ज्यादा हो रहा है, अब तो शुद्ध नमक का आटा गूंथा जा रहा है। जिस ब्लंटली सीबीआई ईडी, मतलब अब लालू के परिवार 15 जगह पे, उनकी जो बेटियां जिनका कभी किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा, अब वो उन बेटियों के ऊपर भी रेड हो गई है 15 जगह पे। और मनीष सिसोदिया को सीबीआई अरेस्ट करती है, फिर कहती है कि अभी हमें 15 दिन बाद उसकी जरूरत पड़ेगी, वो जेल में है। ईडी वहां जाके फिर से अरेस्ट दिखाती है कि ईडी भी अरेस्ट कर रही है उनको। ये सारी चीजें होती हैं। कविता के 15 मार्च को कविता को ईडी ने बुलाया है। इसके पहले कविता के ऊपर सीबीआई की रेड हुई, 7 घंटे की पूछताछ हुई 2022 में, उसमें कुछ निष्पन्न नहीं हुआ। निष्पन्न होता तो तभी सीबीआई उठा ली थी। ये कुल मिला के एक आतंक फैलाने का प्रयास है। देखिए लालू यादव तो मुझे लगता है कि वो स्पेंड फोर्स है, मतलब लालू यादव के ऊपर जो हमले हो रहे हैं ये मजाक है। मजाक इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं भ्रष्टाचार हुआ नहीं ऐसा नहीं मानता, लेकिन ये भ्रष्टाचार होके क्या गंगा जमुना में कितना पानी बह गया भाई, कितने दिन हो गए। जब नारायण राणे की भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो किरीट सोमैया कहते हैं कि वो तो पुरानी बात हो गई, नई बात देखिए। तो लालू यादव के लैंड फॉर जो स्कैम है वो सीबीआई ने तब भी इन्वेस्टिगेट किया था। अब मुझे बताइए मनी लॉन्ड्रिंग, एक वो लैंड भाऊ एक पिक्चर आई थी, बड़ी हिट हुई थी, और अनुराग जी ने देखी होगी, मैंने तो नहीं देखी। 20 साल बाद, हाँ में गाना भी था, कहीं दीप जले कहीं दिल। बस मुझे बस लगता बस है बस कि ये स्थिति जो है आज की तारीख में अमित शाह और मोदी जी की हो रही है कि हो गई है। 20-20 साल पुराने मुकदमे निकाले जा रहे हैं, 20-20 अच्छा साल। मुझे एक बात बताइए दीपक भाई, कोई भी आदमी इतना भी सेंसेबल जिसके ऊपर 3-4 बार सीबीआई की रेड हो चुकी होगी ये लैंड फॉर स्कैम में, वो कोई डॉक्यूमेंट्स और पैसा अपने घर में रखेगा? कोई चीज रखेगा, ट्रेल रखेगा अपने घर में? कि सिर्फ गुजरातियों के पास ही अकल है, बाकी लोग सब बेवकूफ है, उनके यहाँ रेड होती तो कुछ नहीं मिलता। अभी छत्तीसगढ़ में रेड हुई कोल स्कैम को लेके, क्या हुआ, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि ईडी ने पहले इन्फॉर्म कर दिया था रेड होगी करके।
कोई कहते हैं कि भाई इतने दिन तक कौन इंतजार करेगा, ईडी का इंतजार करेगा कि आप आइए तो मेरे यहाँ छुपाए हुए पैसे मिल जाएंगे। सब ठिकाने लग जाते हैं, सब लोग इंटेलिजेंट है, सबका पैसा हवाला से बाहर जाता है, कोई घर में कैश नहीं रखता, कोई डॉक्यूमेंट नहीं रखता, एक धेले भर का कागज तक नहीं मिला ईडी को रायपुर में जो रेड हुई उसमें। ये जो लगातार रेड हो रही है, इस रेड की परिणति क्या है? मैं ये बोलता हूं भ्रष्टाचार के खिलाफ हम भी साथ में हैं, हम में तीनों में से एक भी आदमी ऐसा नहीं जो भ्रष्टाचार का साथ देगा, लेकिन 2014 से लेकर आज तक रेड्स ही रेड्स हो रही है, लोग जेल में जा रहे हैं, जमानत पे छूट रहे हैं, चार्जशीट फाइल हो रही है, सजा किसी को नहीं हुई। एक कोल स्कैम में सजा हुई है दीपक रे को, दिलीप रे को, वो भी अटल जी के कैबिनेट में मंत्री थे। भाई क्यों नहीं आप सजा दे पा रहे हैं? यदि इतने भ्रष्टाचार हुआ है तो सिर्फ क्या लंदन और अमेरिका में जाके प्रधानमंत्री बोलेंगे कि ये मुझे विरासत में भ्रष्टाचार मिला? तो है कहां भ्रष्टाचार? क्यों नहीं सजा होती है? आपके उत्तर प्रदेश में 228 करोड़ रुपए मिले थे चुनाव के दौरान, क्या हुआ उस केस कैश का? कितने लोग उस कैश के लिए पकड़े गए और अंदर है जेल में? अभी सब शांत हो गया वो मामला। तो नहीं, कुल उसमें मिलाकर उसमें टाइगर जो पान मसाले वाला था, वो पान मसाले वाला तो दिल्ली दरबार में बकायदा सलाम करता था। मैंने वही जो तो गुजरात कहा, में भी है 228 करोड़ का कैश का मामला रफा दफा होता है। 8 करोड़ कैश अभी बीजेपी के एमएलए के यहां मिलती है कर्नाटक में। बेल हो आपने जाती जो है। चार्जशीट, जो अनिल देशमुख पे चार्जशीट फाइल की है, आपने 1 करोड़ 45 लाख रुपए की है। 4.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टिगेशन किया है, 100 करोड़ का आरोप लगाया है। जबान में हड्डी नहीं तो किसी के बारे में कुछ भी बोलोगे। और वहां 8 करोड़ रुपए अनिल देशमुख पे जितने चार्जशीट में पैसे को बोला है 1 करोड़ 45 लाख, उससे 8 गुना पैसा ज्यादा है वो कर्नाटक में। वहां बेल मिल जाती है, एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है, वहां उस ईडी नहीं पहुंचती। क्यों 8 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो सकता? कि 8 करोड़ रुपए बाकायदा भगवान के दरबार में चढ़ेगा या अकाउंट्स में जमा होगा? क्या कभी सोचा है ईडी ने कि उसको जमानत ही नहीं मिली? देखिए क्या जुडिशियरी कर्नाटक की ग्रेट है। उन्होंने प्रेस पे भी आदेश दिया कि आप इसके बारे में कुछ छापोगे नहीं, बोलोगे नहीं, उसकी बदनामी होगी। महामहिम में 8 करोड़ रुपए, बेटा 40 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा गया। बेटा आदतन मुजरिम है, इसके पहले भी पकड़ा गया था। ये अघोषित, ये डरावना का माहौल है। लेकिन आपने कविता का नाम लिया, केसीआर के बारे में मैंने हमेशा कहा, केसीआर, मैं जो शब्द यूज कर रहा हूं इसको अन्यथा ना ले कोई, केसीआर के भी मित्र होंगे, केसीआर बहुत शातिर है। वो गुजरातियों की सोच से 4 कदम आगे की सोचता है। 15 मार्च को उसके लड़की को अपेयर होना है, कविता जी को, सीबीआई ईडी के सामने। ऑल ऑफ अ सडन कविता जी को याद आया सालों पहले का एक महिला बिल, अभी तक कुछ नहीं हुआ उसका, और आज उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया है। आज 17 राजनीतिक दल बड़े आज कविता के साथ धरने पे है। आम आदमी पार्टी है, अकाली दल है, पीडीपी है, टीएमसी है, जेडीयू है, एनसीपी है, सीपीआई है, आरएलडी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है और समाजवादी पार्टी है। 17 पार्टियां हैं। ये एक दिन का उसका भूख हड़ताल है और ये शक्ति प्रदर्शन है बताने के लिए कि हम कमजोर नहीं हैं। कई बार तो मुझे लगता है कि ईडी और सीबीआई ने नरेंद्र मोदी जी का ज्यादा नुकसान किया। सारे विपक्ष को इकट्ठा करने के लिए ईडी और सीबीआई एक इंस्ट्रूमेंटल एजेंसीज हो गई है। जी बाबू, मैं आपके पास आता हूं। मैं जरा अनुराग जी के पास जा रहा हूं, क्योंकि महाराष्ट्र को समझते हैं, महाराष्ट्र में ही रहते हैं, महाराष्ट्र में ही रिपोर्टिंग करते आए हैं। अनुराग जी, मैं ये जानना चाह रहा था, मैं अभी आज एक वीडियो देख रहा था जो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, हालांकि साल भर पुराना वीडियो है। उसमें सांगली के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है संजय पाटिल। संजय पाटिल मराठी में बोल रहे हैं, और जो मैं समझ पाया थोड़ी बहुत मराठी में, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, उनका ये कहना है कि भाई हम तो बीजेपी में हैं और ईडी हो सकता है किसी और के घर जाए, हम तो चैन की नींद सोते हैं क्योंकि हमें पता है ईडी हमारे घर आने वाली नहीं है, ईडी हमारे घर नहीं आएगी, इसलिए हम तो चैन की नींद सो रहे हैं। ये क्या आपको लगता नहीं बीजेपी का एक एमपी बोल रहा है? और समूची बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि भाई हमारे घर तो ना ईडी आएगी, ना हमारे घर सीबीआई आएगी, ना हमारे घर इनकम टैक्स वाला आएगा, हमको तो एक कवच मिला हुआ है कमल का। आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा अपमान है ईडी का?
ये बहुत बड़ा अपमान है सीबीआई का, अनुराग जी। देखिए देखिए अभी ईडी और सीबीआई ये भारतीय जनता पार्टी के अनुशांसिक एक तरीके से हिस्से बन गए हैं। फ्रंटल कई ऑर्गेनाइजेशंस। हाँ, कई कई दिनों तक किरीट सोमैया जो है वो ईडी के ऑफिस में ही विराजते थे, वहीं बैठते थे। और आज तो हद हो गई कि पुणे की मुंबई हाई कोर्ट ने यह डिसीजन लिया है कि पुणे की एक कोर्ट ने किस तरीके से किरीट सोमैया को जो अग्रिम निर्णय था वो उन तक पहुंचा दिया। तो अभी तक ईडी और सीबीआई ही उनके ताबे में थी, कब्जे में थी। अब तो सबसे बड़ा संशय ये लग रहा है कि जो अदालतें हैं, छोटी अदालतें हैं, वहां पर जो न्याय की प्रक्रिया है वो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी से मिल गई है। इसी तरीके से ईडी ने जो खेड़ में जो सबसे बड़ी सभा उद्धव ठाकरे की हुई थी, उसके रामदास कदम के भाई के यहाँ जो अनिल परब का जो सबसे खास आदमी है, उसके यहाँ आज रेड किया। 24 घंटे भी नहीं होते हैं कि ईडी इतनी सक्रिय हो जाती है कि वो ये मालूम कर लेती है कि ये सफल सभा या इस सभा के पीछे कौन था और उसको डराने लगती है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि ये डराने की कवायद है और इसमें घोषित और अघोषित इमरजेंसी में मैं 2-3 अंतर करना चाहूंगा। एक तो इमरजेंसी जो हुई थी, जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी, वो कानून और पार्लियामेंट से पास कराई थी। यहाँ पे कानून का या कोई इसकी जांच नहीं हो सकती, जो कि बाद में शाह कमीशन में और दूसरे कमीशनों में हुई थी। इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो 2014 के बाद में दोनों जो गुजरात के नायक हैं, उन्होंने अपनी रणनीति भी बदल ली है। वो अब हर एक को नहीं कर रहे हैं, वो केवल नंबर 2 जो होता है जो पार्टी में, जैसे अनिल देशमुख हुआ, नवाब मलिक हुआ, कविता हुई, सिसोदिया हुए, तो इस तरीके के नंबर 2 को करते हैं, पहले को नहीं करते। अब जैसे केजरीवाल जी को आप देखिए, केजरीवाल जी ने क्या कहा, उन्होंने सिसोदिया को यह कहा कि वो तो भक्त प्रहलाद है। अरे भक्त प्रहलाद क्या है, आपको जाकर अदालतों से मदद लेनी चाहिए। एक ये जो माइथोलॉजिकल आरएसएस का माइंडसेट है, उससे बाहर आना पड़ेगा केजरीवाल को। नहीं तो ये कहेगा कि ये तो हिरण्यकश्यप है, ये है। तो ये होली वाली जो कहानी है कितने साल पुरानी होगी, मेरा ख्याल है हजारों साल पुरानी होगी। तो इससे कुछ बनेगा नहीं, इनको संयुक्त रूप से ही लड़ना पड़ेगा, वरना मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव 2024 के पहले ही ये सब लोग बाग जेल चले जाएंगे। और अगर ये नहीं एक हुए तो इनको कोई नहीं बचा सकता। जी दीपक जी। टाइगर, एक चीज आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि अभी एक इंटरनल सर्वे हुआ है और बीजेपी का ये जो इंटरनल सर्वे है उसमें ये बताया गया है कि कौन से स्टेट जो हैं जहां पर बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है या करेगी, और कौन से स्टेट हैं जो वीकर स्टेट्स हैं। जो स्ट्रॉन्ग स्टेट्स हैं बीजेपी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें उत्तर प्रदेश है, उनका स्ट्रॉन्ग फोर्टे है जहां 80 सीटें हैं, और बीजेपी को लगता है कि इस बार भी वो 60-65 सीट वहां से लेके आएगी। यानी 2014-2019 को रिपीट करने जा रही है 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी। दूसरा स्टेट उनका गुजरात है जो होम स्टेट है मोदी जी और अमित शाह का। तीसरा स्टेट राजस्थान है, चौथा स्टेट मध्य प्रदेश है, और एक आध कुछ और स्टेट्स हैं जैसे उत्तराखंड, हिमाचल या दिल्ली ले लीजिए। अब ये जो एरिया है इसमें तो मोदी जी के पास अगर हम देखें तो 170-180 सीटें ही हैं सिर्फ। तो कहने का मतलब यह है कि अगर बाकी जो स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र, जैसे बिहार, जैसे छत्तीसगढ़, जैसे कर्नाटक, जैसे हरियाणा, यहां पर बीजेपी की वो स्थिति नहीं है जो पहले थी, तो क्या इन स्टेट्स में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब की सब, जैसा अनुराग जी कह रहे हैं, उनके जितने भी नेता हैं उन पर टारगेटेड अटैक होगा? बिहार में जो अटैक होगा वो तेजस्वी पर होगा, लालू के परिवार पर होगा। दिल्ली है तो वहां पर अटैक जो है वो आम आदमी पार्टी पर होगा, एक एक करके नेता जेल भेजे जाएंगे। महाराष्ट्र में एनसीपी पे अटैक होगा, उद्धव ठाकरे पर अटैक होगा, और जो लोग इनको फंड कर रहे हैं केसीआर वगैरह, इन पर भी हमले होंगे, जेल भेजे जाएंगे। आपको लगता है कि क्या
मोदी जी का ऑपरेशन 24 शुरू हो गया है और अब थोक के भाव, होलसेल रेट में विपक्षी नेता जेल जाने वाले हैं। बिल्कुल दीपक जी, लेकिन मैं थोड़ा करेक्शन करना चाहूंगा। मेरे अनुमान के हिसाब से इनके सेफ स्टेट गुजरात है, यूपी और आसाम है। ये तीन राज्य जी छोड़े तो वो कहीं सेफ नहीं है। राजस्थान में भी बहुत बवाल है और भयानक बवाल है। राजस्थान में बीजेपी में ही आपसी इनफाइट है। मध्य प्रदेश में बीजेपी में आपसी बहुत इनफाइट है। तो ये राज्य जी, सेफ नहीं मानता। लेकिन नहीं ये तो बीजेपी का एक मानना है, बात इसलिए मैंने कहा जी। एक बात आप तय कर लो, ये बात अब ये भी लोग समझने लगे हैं, जितना विपक्ष को आप जेल में डालते जाओगे उतनी सिंपैथी बढ़ेगी। इंदिरा गांधी को सिर्फ अरेस्ट कर लिया था, जेल में भी नहीं डाला था, तो इंदिरा गांधी बाउंस होकर वापस आ गई। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में तमाम विपक्षी लोगों को जेल में डाल दिया। लोग जेल से चुनाव जीते थे, वो मंजर भी आपको याद होगा। आज आप जितना केसीआर पे हमले करोगे उतना वो अपना स्टेट में स्ट्रांग होगा। जितना आप शिवसेना के और उद्धव ठाकरे के और महाविकास आघाड़ी के लोगों पे हाथ डालोगे उतनी सिंपैथी ज्यादा होगी और उतना ज्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे वो। ये हमारे इतिहास में हुआ है कई बार। अब लोग समझने लगे हैं कि ये बदले की भावना से काम कर रहे हैं। अभी अनुराग जी ने बोला खेड़ की सभा हुई और दूसरे दिन आप ईडी की टीम पहुंचती है। ईडी के टीम के लिए क्या न्योता देना पड़ता है? आपको डर लगता है तो आप डराने लगते हो, लेकिन लोग अब डर नहीं रहे। लालू यादव ने जिंदगी आधी अपनी जेल में काटी लेकिन वो डरा नहीं। उसके परिवार पे हमले हो रहे हैं लेकिन उतना ही आरजेडी उठ के निखर के बाहर आएगा, मैं बता रहा हूं। क्योंकि लोगों को लगता है कि आपकी औकात नहीं कि आप आमने सामने चुनाव में लड़ सकते हो। लोगों को यह लगता है कि आप तो चुनाव हारने के डर से ये गंदा खेल खेल रहे हो। तो ये लोग समझने लगे हैं देश की जनता अशिक्षित हो सकती है, मूर्ख नहीं। वो पॉलिटिकली बहुत मैच्योर्ड है, इन नेताओं से भी मैच्योर्ड है। जी मेरा दावा है अनिल देशमुख आज चुनाव लड़े तो जीत के आएंगे। मेरा दावा है संजय राउत चुनाव लड़े तो जीत के आएंगे। ये नहीं, सब जननायक, अगर ऐसा अगर इनको बूमरैंग हो रहा है जननायक तो फिर बनाया गया है। तो मोदी जी इतना मजबूर क्यों हो गए? मोदी जी के पास आखिर और क्या है? मोदी जी के पास और क्या है? आपके पास इतना समय नहीं कि आप कोई चीज डिलीवर करो। डिलीवरी आपकी जीरो है, कुछ नहीं हो। अगर अगर ये केसीआर की जो बेटी है कविता, अगर इनको जेल भेजते हैं तो फिर क्या होगा? उसके बाद तो जो से मुझे नहीं लगता केसीआर एक भी सीट इनको देने देगा वहां पे। तेलंगाना एक में? भी सीट मिलेगी तेलंगाना में। ये तेलंगाना में इसलिए घुसना चाहते हैं दीपक जी, क्योंकि इनको लगता है तेलंगाना से वो आंध्र प्रदेश में प्रवेश कर लेंगे। वर्तमान में आंध्र प्रदेश में जो बड़ी राजनीतिक दल है टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस, ये दोनों कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ सॉफ्ट स्टैंड लेके बैठी है। तो इनको लगता है वो तो हमारे है ही, एक बार तेलंगाना कब्जा कर ले तो आंध्र प्रदेश का पूरा ब्लॉक हमारे साथ हो सकता है पुराना। जो सवाल ही नहीं उठता करने का, केसीआर कैसे भी हो। आपको लेकिन लगता है आपको केसीआर लगता ने है अपने कि राज्य में डिलीवरी दिया है। एक सवाल जो है कि क्या आपको ये लगता है कि जो ब्रांड मोदी था, जो ट्रम्प कार्ड था, जिसने तहलका मचा दिया था, ब्रांड मोदी, वो ब्रांड मोदी वो क्या डाइल्यूट हो रहा है? ब्रांड मोदी, मोदी जी की जो छवि है उसमें उनकी जो लोकप्रियता है वो घट रही है। वो मोदी नहीं रहे बिल्कुल 2014 में थे। बिल्कुल बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता। उस ब्रांड को तो हिमाचल और दिल्ली के चुनाव ने नंगा कर दिया। वो ब्रांड को तो बड़ा बाई डेंट इलेक्शंस, बंगाल ने मार दिया। मुझे बताइए ना कौन सी जीत है? ज्यादातर आप बाई कर्नाटक इलेक्शंस से आ रहे शुरू हैं। कर दिए, बाई इलेक्शन हारे, कर्नाटक का चुनाव हारे, आप उधार के सिंदूर पे सरकार बना रहे हो। मध्य प्रदेश का चुनाव हारे, सरकार उधार के सिंदूर पे हो। छत्तीसगढ़ में आप पैर नहीं रख पा रहे हो, आपकी एजेंसी हंगामा मचा चुकी है वहां पे। उसके बाद राजस्थान में आपने पूरा प्रयास किया, आप वहां नहीं कर पाए। बंगाल आपके कब्जे में नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश, आसाम, गुजरात, बाकी जगह जीत कहां है आपकी? आसाम में भी मुख्यमंत्री कांग्रेस से लिया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में आपने सरकारें बनाई, हंसी आती है। दो दो मेंबर एमएलए है आपके और 60 के कॉन्स्टिट्यूंसी, 60 के हाउस में दो एमएलए, और बोलते हो सरकार हमारी है। कौन सी सरकारें हैं आपकी? ब्रांड उसको कहते हैं दीपक जी कि निर्विवाद रूप से, हाँ गुजरात में ब्रांड है, जैसा गुजरात में ब्रांड है वैसा देश में ब्रांड है क्या? मोदी हैज बीन रिड्यूस्ड टू अ ब्रांड ऑफ गुजरात। मेरे मायने ब्रांड के वो होते हैं
कि जिसके नाम पे फिर आगे पीछे कुछ नहीं देखा जाता। नाम ही काफी है। तो हिमाचल में नाम ही काफी होना चाहिए था, दिल्ली में नाम ही काफी होना चाहिए था, कर्नाटक में नाम ही काफी होना चाहिए था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में नाम ही काफी हो जाना चाहिए था। आसाम में आपको वो शर्मा जी की जरूरत नहीं पड़ती। बंगाल में नाम ही काफी होना चाहिए था। आप तो श्री राम का नाम भी ठीक से बेच नहीं पा रहे। क्या ये जो लड़ाई है मोदी जी जो सीबीआई और ईडी से ये जो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लड़ाई मोदी को महंगी पड़ने वाली है 2024 में? भयानक रूप से। वो सोच भी नहीं सकती इतनी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। जनता अब ईडी सीबीआई को भ्रष्टाचार खिलाफ की एजेंसी नहीं मानती है। पूरे देश ने वो 8 करोड़ की कैश के फोटोग्राफ देखे हैं। सवाल है वहां ईडी क्यों नहीं पहुंचती, वहां सीबीआई क्यों नहीं पहुंची? जी 228 करोड़ रुपए जो कैश मिली यूपी में, वहां ईडी क्यों नहीं पहुंची भाई? वो मामला जीएसटी की इंटेलिजेंस तक कैसे सीमित रहा? वहां तो इनकम टैक्स वाले भी नहीं पहुंचे। ताज्जुब लगता है मुझे। जब भी कोई कैश बरामद हो जाता है तो सबसे पहले इनकम टैक्स को इन्फॉर्म किया जाता है। जी अनुराग जी, फाइनल सवाल, फाइनल कमेंट आपसे, और मैंने अभी वही सवाल जो है वो टाइगर से भी किया था, वही सवाल मैं आपसे कर रहा हूं कि जिस तरह से मोदी सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह से पूरे अपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है, उनका हिसाब किताब किया जा रहा है, क्या ये लड़ाई मोदी जी को भारी पड़ जाएगी 2024 में? इसका असर आपको उल्टा दिखता है? मुझे एकदम उल्टा भी नहीं दिखता, क्योंकि अगर मोदी मीडिया और वो ये साबित करने में सफल हो जाते हैं कि विपक्ष भ्रष्ट है और वो बहुत ही उसमें पैसे इकट्ठे किए हुए हैं और अब मैं उनकी पोल खोल रहा हूं, उनका नैरेटिव जो है, देखिए वो जो है वो तभी असफल होगा जब तक कि ये विपक्षी दल, रीजनल दल सड़कों पे नहीं आएंगे। मुझे लगता है कि इसका जवाब जुडिशरी से, अगर आप सोचेंगे कि चंद्रचूड़ हमारी लोकतंत्र को बचाएगा, मैं इसको नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि जब तक ये सड़कों पे नहीं उतरेंगे, अभी एक तो वो 7-8 दिन से लंदन में ही बैठे हुए, रोज रोज एक मीटिंग कर रहे हैं, ये हो रहा है, तो भारत आओ भाई, यहाँ पर लड़ो। और सारा का सारा लड़ाई जो है वो जैसे किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन के ऑप्टिक्स आप देखिए, सर्दी में किसान मर रहे हैं, सर्दी में उन पे पानी की बौछारें की जा रही है। तो ये क्रूर तंत्र है, मोदी और शाह का ये क्रूर तंत्र है। इस क्रूर तंत्र से लड़ने के लिए सड़कों पे आना पड़ेगा। टाइगर, आप भी आए, इस प्रोग्राम में शामिल हुए और अनुराग जी शामिल हुए, और दोनों ने कमोबेश एक ही तरह की बात रखी है सामने, और उसका एक मूल मंत्र ये निकलता है कि लड़ाई सिर्फ संसद में ही नहीं लड़ी जाए, लड़ाई संसद से बाहर निकले, सड़क पर आए। तो जाहिर तौर पर ये जो ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के जिस तरह के हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, उनका असर उल्टा भी हो सकता है, बाजी पलट भी सकती है, मामला जो है वो कहीं ना कहीं जाके बूमरैंग भी हो सकता है। ये आप लोगों का एक निष्कर्ष निकला है, तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। बहरहाल सड़कों पर ये लड़ाई आती है नहीं आती, ये तो वक्त ही बताएगा। आप दोनों लोग आए, रोशनी डाली आपने, और हमेशा की तरह एक नया प्रकाश देखने को मिलता है भारत की राजनीति को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।